जी राजीव जी, आज बड़ी घटनाएं घट रही हैं और तेलंगाना में भी राहुल गांधी की सभा हुई है। निश्चित रूप से चूंकि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी घटना है तो लोगों का फोकस वहां से डी फोकस हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन राहुल गांधी की सभा तेलंगाना में और उनके जो भाषण हैं वो कई संदेश दे रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि दरवाजे खुले हैं, जो बीजेपी और बीआरएस से दूर है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में यकीन करता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। ये बात जो उन्होंने कही है, मुझे लगता है कि खास तौर से ये शर्मिला रेड्डी जी के लिए है, जिनका आना कांग्रेस पार्टी में लगभग लगभग तय लगता है। वही राजशेखर रेड्डी जी, दिवंगत मुख्यमंत्री, उनकी बेटी, जो कांग्रेस में जिन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी और अब कांग्रेस में आना चाह रही हैं। संभवतः इसी हफ्ते उनकी वापसी भी होगी। और इससे पहले 35 लोग, जिसमें सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सब शामिल थे, कांग्रेस वो ज्वाइन किया था। तो ये तेलंगाना में कुछ समय पहले तक ऐसी उम्मीद की नहीं जा रही थी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि तेलंगाना में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता 3-4 सीटों पर हासिल कर ली थी या प्रदर्शन दमखम दिखाया था, तो उसके बाद लग रहा था कि कांग्रेस अब घट गई है और बीजेपी ही मूल पार्टी होगी, इस तरह की चर्चा हो रही थी। लेकिन अचानक हवा पलट गया, कर्नाटक ने रुख बदल दिया और तेलंगाना में ऐसी बयार बहने लगी कि अब दूसरी पार्टियों से लोग निकलकर कांग्रेस की ओर रुख करने लगे। देखिए, जब कोई सत्ता में होती है पार्टी और चुनाव के वक्त सत्ताधारी पार्टी से दूसरे दल के नेता जुड़ते हैं, तो ये अचंभे की बात नहीं होती है, क्योंकि सत्ता से जुड़ाव तो अक्सर होता ही रहता है, जैसे कि महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं। लेकिन सत्ता से हट करके विपक्ष की पार्टी, जिसको कहीं आंका नहीं जा रहा था, वहां अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उसकी वापसी हो रही है। और ये भीड़ बताती है, रैली में उमड़ी भीड़, कि कांग्रेस ने जबरदस्त समा बांध दिया है। और राहुल गांधी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 150 सीट का दावा करते हुए आए हैं और तेलंगाना में सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये यूं ही अनायास नहीं है। यही राहुल थे, पहले ऐसा भाषण नहीं देते थे। और भाषण का मतलब केवल मुंह से शब्द बोलना नहीं होता है। भाषण का मतलब होता है नेता में अपने वक्तव्य पर विश्वास, और वो विश्वास आता है जनता के साथ कनेक्टिविटी से। जब विश्वास नहीं होगा तो शब्द भी, जुबान भी साथ नहीं देते। इसलिए राहुल गांधी पहले ऐसा कहाँ बोल रहे थे, लेकिन आज वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनका कनेक्ट बना है जनता के साथ। राजनीति को उन्होंने बहुत मजबूती से पकड़ा है, नब्ज को पकड़ा है। अब तो बीजेपी की बी टीम को भी डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं बी टीम क्या है, और हम लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है कि बी टीम क्या है। तो ये राहुल गांधी जो तेलंगाना में दिखा रहे हैं, इसका बहुत महत्व है। और चूंकि कर्नाटक बगल का राज्य है, तो वहाँ से भी उससे जाहिर है कि टॉनिक बोलिए, एनर्जी बोलिए, वो मिल रही है। तो मुझे लगता है कि तेलंगाना एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कांग्रेस ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी पैदा कर ली है, और बाकी राज्यों में तो कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी दिख रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, कोई भी सर्वे अभी तक ऐसा नहीं कह रहा है कि कांग्रेस नहीं आएगी, ऐसा कोई सर्वे नहीं कह रहा है। अब तेलंगाना भी है जहां पर कि रुख बदलता दिख रहा है, और निश्चित रूप से लगता है कि राहुल गांधी की रैली में, उनके भाषण में, उनके वक्तव्य में वो विश्वास दिख रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रेम कुमार जी, तेलंगाना एक अपनी झोली में लाने की देखिए, अमित शाह जी ने कर्नाटक में क्या किया था याद है ना? और वो जो नंदिनी वाला जो विवाद था, उन्हीं का तो खड़ा किया हुआ था। और कांग्रेस कैसे उसको कर्नाटक अस्मिता से जोड़ के गुजरात अस्मिता के खिलाफ बातों को रख के कि कैसे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, इस रूप में कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया। तो हमने उस समय भी कई जगह कही थी ये बात, लेकिन मुझे बहुत गंभीरता से ये बात नहीं ली गई। जब मैंने कहा कि पार्टी में जो खेमेबंदी है, उसमें अमित शाह वास्तव में बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं, तो वो बात साबित हुई परिणामों में भी। जो
आप देख रहे हैं बीजेपी में जो दूसरा ग्रुप था, ब्राह्मण ग्रुप, और ये सब आप कहना नहीं चाहते, मैंने इशारा भर कर दिया, बात समझ में आ गई होगी कि अमित शाह ने कर्नाटक में हराने के लिए काम किया। अब ये जो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना, ये भी वही काम कर रहे हैं अमित शाह, बीजेपी का भला नहीं कर रहे हैं। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक अभी सर्वे आया है सी वोटर का, बहुत चर्चा में है ये सर्वे। अब इस सर्वे में एक सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? तो उसमें 50% से थोड़ा ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। अब सर्वे है, बहुत उछल उछल के गोदी मीडिया दिखा रही है, लेकिन मैंने कहा इस आंकड़े को उलट कर देखो कि अब 50% के करीब ये मानने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी के जाने से भी फायदा नहीं मिलेगा। यह है सर्वे का वास्तविक परिणाम। तो चीजें बदल गई हैं। अब राहुल, पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी पप्पू हैं, उनका हमको कमजोर विपक्ष चाहिए, इसलिए राहुल गांधी को सामने रख रहे हैं। लेकिन अब फिजा बदल गई है। अब रखिए ना राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी ही मुकाबला हो और होगा। और ये काम अमित शाह कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता करते तो शायद अलग बात होती, उसकी वो अहमियत नहीं होती, लेकिन ये काम अमित शाह कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और बीजेपी के लिए वही कर रहे हैं जो उन्होंने कर्नाटक में किया था बीजेपी के लिए। ये स्पष्ट है मेरे ख्याल से, मैंने बात आपकी स्पष्ट कर दी है जो आपने सवाल पूछा। अब दूसरी बात, थोड़ा सा महाराष्ट्र की ओर लौटते हैं। महाराष्ट्र में देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं कि शरद पवार ने कहा ये गेम होगा, शरद पवार ने ही ऐसा किया होगा। देखिए लगभग रिवर्स है। जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया जाए और उनको उनकी प्रतिभा को छोटा करके देखा जाए, उसी तरीके से शरद पवार को पप्पू का उल्टा एक्सट्रीम में उनको चाणक्य और इधर उधर बोल के उनके ही खिलाफ में बात बोली जाए। ये शरद पवार की तारीफ नहीं हो रही है कि शरद पवार ने ही ऐसा कर दिया होगा। ये शरद पवार के जख्म को सहलाया जा रहा है। जब शरद पवार ने साफ साफ कहा है कि जनता जो है हमको, प्रफुल्ल पटेल ने धोखा दिया है, साफ साफ कहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है, इसी पैनल में बात हो रही थी, मैं भूल रहा हूँ, हमारे पैनलिस्ट साथी कह रहे थे। प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, है ना, और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उड्डयन मंत्री। अब देखिए कनेक्शन, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में क्या बुरा हाल है। उनकी तो उनके भी लोगों को टिकट तो नहीं ही दिए जाएंगे, अब उनका मंत्री पद भी वापस होगा। अब वो इधर एमपी का चुनाव में उनकी जरूरत खत्म और उनका मंत्री पद गया, तो कौन आएगा? यही उड्डयन मंत्री लाइन में लगे रहेंगे, ये दूसरे प्रफुल्ल पटेल वाले जो हैं। तो ये पूरा गेम सेट है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, अपने ही साथ के लोगों को कमजोर करना, तोड़ना और इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करके फेंक देना। हम थोड़ी देर पहले सुन रहे हैं इसी चर्चा में कि देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ गया या वो बीजेपी के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। जब होने वाले हैं तब होने वाले हैं। फिलहाल तो स्थिति ये है कि उनके बगल में एक और डिप्टी सीएम आ गया है, बीजेपी का कद घट गया है। भाई देवेंद्र फडणवीस के बगल में अजित पवार आ गए हैं, जो कभी मुख्यमंत्री होते थे वो उप मुख्यमंत्री हो गए, और उप मुख्यमंत्री ही नहीं, उप मुख्यमंत्री ही नहीं, डी शिव कुमार नहीं बन पाए। कि डी शिव कुमार ने कहा था कि डिप्टी सीएम एक ही होगा और उस पर हुआ, लेकिन यहाँ पर एक ही नहीं दूसरा थोप दिया गया। तो ये जो देवेंद्र फडणवीस का कद बड़ा नहीं है, छोटा हो गया है, छोटा। और अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वक्त नहीं रहा कि उसको मौका दे दो, उसको चौका दे दो। अब तो चुनाव में जाने का वक्त आ रहा है। लोकसभा चुनाव है, उससे पहले मुंबई का चुनाव है, तब बाद में विधानसभा का चुनाव है। और चुनाव फेस करने की ताकत तो एकनाथ शिंदे में है ही नहीं। वो तो अपने बेटे का भी चुनाव जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।
और जिस तरीके से महाराष्ट्र में शरद पवार जनता के बीच कनेक्ट कर रहे थे, उनकी रैली में जितनी बड़ी बड़ी भीड़ जुट रही थी, अब हालांकि फिर परीक्षा होगी, चूंकि समीकरण बदलते हैं तो चीजों को फिर से साबित करना पड़ता है। तो शरद पवार जी ने कोई बहाना नहीं बनाया है, उन्होंने कहा है कि हम पार्टी फिर से खड़ी करेंगे, यानी उन्होंने माना है कि लोग उनके साथ छोड़कर गए हैं। यही शरद पवार थे, तब नहीं माना था उन्होंने जब रात के अंधेरे में शपथ दिलाई गई थी अजित पवार को, और तब अजित पवार के पक्ष में सारे लोग हैं ऐसा दावा किया गया था। लेकिन शरद पवार ने कुछ घंटों में एक एक विधायक को अपने साथ जोड़ लिया और अजित पवार अकेले रह गए थे। तब उन्होंने नहीं कहा था कि जनता फैसला करेगी, उन्होंने फैसला किया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की जब अपील की थी, तो पूरा महाराष्ट्र जो है एनसीपी यूनिट जो है रो रही थी। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और आज ऐसा नहीं है कि जादुई तरीके से जन भावनाएं बदल जाएंगी। देखिए, एक थोड़ी सी बात कहते हैं, आप जान रहे हैं कि आप अंतिम चरण में हैं आप बहस के, लेकिन स्पष्ट करना जरूरी है। ये हमारी डेमोक्रेसी एक अजीबोगरीब फेज में गुजर रही है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें कोई पार्टी नहीं जो सत्ता में नहीं रही हो। महाराष्ट्र में जनता ने एक बार वोट दिया, उसके हाथ कट गए। उसके बाद सरकार का बनना बिगड़ना, गठबंधन का बनना बिगड़ना, इसको आप अगर रेखांकित करने जाए, देखने जाए, तो हमें लगता है कि अब जनता सरकार नहीं बना रही है, विधायकों को की खरीद फरोख्त से सरकार बन रही है, भ्रष्ट गठबंधन से सरकार बन रही है। जब चाहे जिस तरीके से पार्टी को तोड़ के 2 शिवसेना, 2 एनसीपी और इस तरीके से सरकार बन रही है। भाई, अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना कि गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे जो गारंटी दी उन्होंने, उनको मंत्री बना दिया। जेल क्या भेजेंगे, उन्होंने मंत्री बना दिया। तो अब लेकिन इसको बोलने में भी ये बात विपक्ष को देखनी पड़ेगी कि अगर आप अपने साथ रहे नेताओं को भ्रष्ट कहेंगे क्योंकि आपके साथ चले गए, तो ये विश्वसनीय बात नहीं होगी। विश्वसनीय बात यह है कि बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने के लिए, और जो उनकी बात नहीं मानते हैं उनको सत्ता में है तो मंत्री रह करके भी जेल जाएंगे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे महाराष्ट्र के मंत्री हो, मंत्री रहते हुए जेल में गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए। और जो लोग उससे बाहर हैं, जो लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं, उनको मंत्री बना दिया जा रहा है। यानी मंत्री अगर आप हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है, और आप मंत्री नहीं हैं तो आपको मंत्री बनाया जा सकता है। पॉइंट वही है करप्शन, पॉइंट वही, रास्ता वही है सीबीआई ईडी, और तरीका है राजनीति का दोहन, अब आपदा में अवसर। तो इस राजनीति को खोलकर जनता के सामने रखने में मुझे लगता है कि शरद पवार सक्षम व्यक्ति हैं। याद है जब वो बरसात में छाता लेकर के निकले थे, पूरी फिजा बदल दी थी इलेक्शन की उन्होंने, और एक बार फिर, और कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने भी जो बरसात में भीग करके भाषण दिया था, लैंडमार्क स्पीच है वो, उसने भी फिजा बदल दी कर्नाटक की। तो इन नेताओं में वो ताकत है कि वो राजनीति को बदल दे सकते हैं। अभी इंतजार कीजिए, क्या विधायकों के खरीदने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, लोकतंत्र जनता को सशक्त बनाने से होता है। अब इसी चीज का चुनाव होना है। आपने सरकार बना ली है, आपने ताकत का प्रदर्शन कर दिया है, आपने दूसरी पार्टी को तोड़ दिया है, लेकिन जनता का फैसला आना बाकी है। जी, जनता का फैसला आना बाकी है, लेकिन चीख के जोर से